दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेज में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र की पुस्तक के तहत आरओ के पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोगों ने एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, बायो फिजिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट केमिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सारे प्रश्न हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस फॉर्म में देखेंगे। परीक्षाएं पास में है, इसलिए हम लोग डिटेल फॉर्म में कवर नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिएगा। पहला टॉपिक है दोस्तों परमाणु संरचना। क्या है? पहला टॉपिक है परमाणु संरचना। ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? क्या है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स। ठीक है, फिर देखेंगे कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उन्हें हम कहते हैं दोस्तों समस्थानिक या आइसोटोप्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या है? समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कण का व्यास क्या है? निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? क्या है? निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि मृत्तिका। ऑप्शन ए मृत्तिका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित होती है। क्या है? नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1:10 टू दी पावर -15 मीटर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1:10 टू दी पावर -15 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नाभिक के आकार की कोटि क्या हो जाएगी? 1:10 टू दी पावर -15 मीटर। पहला जो इसका ऑप्शन ए दिया गया है यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न दोस्तों? अगला टॉपिक है जो दोस्तों हमारा वह है धातुएं खनिज अयस्क गुणधर्म उपयोग। ठीक है, क्या है? धातुएं खनिज अयस्क गुणधर्म उपयोग। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है इसका पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? क्या है? निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता जो है वह हमारा सर्वाधिक है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। क्या है? चांदी। चांदी उष्मा तथा विद्युत की दोस्तों सर्वोत्तम सुचालक होती है। निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चांदी सिल्वर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? क्या है? निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि एल्युमिनियम। ठीक है, क्या है? ऑप्शन सी यानी कि एल्युमिनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जा सकता है? क्या है? एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। तो एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है दोस्तों ऑप्शन सी बॉक्साइट से। क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बॉक्साइट से। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए व्याख्या देखेंगे क्या दिया गया है। व्याख्या दिया गया है कि पिचब्लेंड से हम लोग प्राप्त करते हैं यूरेनियम। क्या है? पिचब्लेंड से दोस्तों हम लोग प्राप्त करते हैं यूरेनियम। ग्रेफाइट से हम लोग प्राप्त करते हैं कार्बन। ठीक है, बॉक्साइट से
एल्युमिनियम, ठीक है। अर्जेंटाइट से चांदी, ठीक है, अर्जेंटाइट से चांदी। पिचब्लेंड से यूरेनियम, ग्रेफाइट से कार्बन, बॉक्साइट से एल्युमिनियम, अर्जेंटाइट से चांदी। फिर देखेंगे, पिचब्लेंड से यूरेनियम, ग्रेफाइट से कार्बन, बॉक्साइट से एल्युमिनियम, अर्जेंटाइट से चांदी। ठीक है दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा कि एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बॉक्साइट से। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखिएगा आप लोग क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ दिया गया हीरा, संगमरमर, बालू, माणिक्य। ठीक है, चलिए दोस्तों सुमेलित करेंगे। दोस्तों जो हमारा हीरा है यह हो जाएगा सुमेल आपका कार्बन से। ठीक है, फिर है हमारा संगमरमर, तो संगमरमर हमारा सुमेलित हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा कैल्शियम से। ठीक है, संगमरमर हमारा सुमेलित हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम से। ठीक है, बालू हमारा सुमेलित हो जाएगा दोस्तों सिलिकॉन से। ठीक है, और माणिक्य हमारा सुमेलित हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम से। ठीक है, माणिक्य हमारा सुमेलित हो जाएगा एल्युमिनियम से। हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है यह हमारा सही सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही सुमेलित है। चलिए एक बार फिर से देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि हीरा, तो हीरा हमारा सुमेलित हो जाएगा दोस्तों कार्बन से। ठीक है, हीरा हमारा सुमेलित हो जाएगा कार्बन से। संगमरमर हमारा सुमेलित हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम से। ठीक है, बालू हमारा सुमेलित हो जाएगा सिलिकॉन से। ठीक है, माणिक्य हमारा सुमेलित हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम से। ठीक है, फिर देखेंगे हीरा कार्बन, संगमरमर कैल्शियम, बालू सिलिकॉन, माणिक्य हमारा एल्युमिनियम से सुमेलित हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा 5वां नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है। 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो एल्युमिनियम हमारा बॉक्साइट से सही सुमेलित है दोस्तों। ठीक है, कॉपर जो है दोस्तों वह सिनेबार से सही सुमेलित नहीं है। जिंक जो है हमारा दोस्तों कैलेमाइन, यह सही सुमेलित है। आयरन जो है हमारा हेमेटाइट, यह भी सही सुमेलित है। ठीक है, जो नहीं सुमेलित है दोस्तों वह है कॉपर, सिनेबार से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एल्युमिनियम हमारा सुमेलित है दोस्तों बॉक्साइट से। जिंक हमारा सुमेलित है कैलेमाइन से। आयरन हमारा सुमेलित है हेमेटाइट से। ठीक है, कॉपर जो सुमेलित है सिनेबार से, यह गलत दिया गया है दोस्तों। कॉपर हो जाएगा दोस्तों, कॉपर की जगह यहाँ सिनेबार ना होके क्यूपराइट हो जाएगा। ठीक है, सिनेबार ना होके क्यूपराइट होता तो यह सही होता, लेकिन यहाँ सिनेबार दिया गया है इसलिए कॉपर का सुमेल गलत है। ठीक है दोस्तों, एल्युमिनियम बॉक्साइट, जिंक कैलेमाइन, आयरन हेमेटाइट। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नीचे देखिए, नीचे देख लेते हैं दोस्तों सही सुमेलन किस प्रकार है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एल्युमिनियम जो है हमारा बॉक्साइट से सुमेलित है। ठीक है, एल्युमिनियम हमारा बॉक्साइट से, कॉपर तांबा क्यूपराइट से सही सुमेल हो जाएगा। पारा मरकरी सिनेबार से। ठीक है, जिंक जस्ता कैलेमाइन से। ठीक है दोस्तों, आयरन हमारा लोहा हेमेटाइट से। ठीक है, फिर ध्यान से देखिएगा, एल्युमिनियम है हमारा बॉक्साइट से, कॉपर तांबा है हमारा क्यूपराइट से, पारा मरकरी है हमारा सिनेबार से, जिंक जस्ता है दोस्तों कैलेमाइन से, आयरन लोहा है हेमेटाइट से। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 6वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए देखेंगे ध्यान से, हम लोग सुमेल करेंगे। दोस्तों हमारा हीरा, ऊपर हम लोगों ने देखा हीरा हमारा सुमेलित हो जाएगा दोस्तों कार्बन से। ठीक है, हीरा हमारा सुमेलित हो जाएगा कार्बन से। संगमरमर हमारा सुमेलित हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम से। रेत हमारा सुमेलित हो जाएगा सिलिकॉन से। और जो दोस्तों माणिक्य या रूबी है, यह हमारा सुमेलित किससे हो जाएगा, यह हमारा सुमेलित हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड से। ठीक है दोस्तों, फिर देखेंगे हीरा हमारा सुमेलित हो जाएगा कार्बन से, संगमरमर हमारा सुमेलित हो जाएगा कैल्शियम से, रेत हमारा सिलिकॉन से, माणिक्य और रूबी हमारा सुमेलित हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड से। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि 4, 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देख लीजिए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा 4, 1, 2 और 3। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा, ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हीरा। क्या है, ऑप्शन डी हीरा यानी कि डायमंड। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों, तो यह है ऑप्शन डी यानी कि हीरा, डायमंड। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा 8वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा आप लोग।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि सोडियम। निम्नलिखित में से क्या दोस्तों जल से हल्का होता है, तो वह होता है हमारा सोडियम। ठीक है दोस्तों, 8वां नंबर प्रश्न सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कि ऑक्सीजन तथा नमी दोस्तों लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा नमी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है मिश्र धातुएं। ठीक है, नया टॉपिक है दोस्तों मिश्र धातुएं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। क्या है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि पीतल तांबा तथा जस्ते का मिश्र धातु है। ठीक है, पीतल तांबे तथा जस्ते का मिश्र धातु है, तो यह हमारा सही दिया गया है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। दोस्तों यह गलत है। ठीक है, फिर कह रहा है कि पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। ठीक है, कह रहा है कि पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, तो यह भी दोस्तों हमारा सही दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। ठीक है, यह भी हमारा गलत है दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे दोस्तों, पीतल तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है, यह सही है। मैग्नेटाइट दोस्तों यहाँ पे एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क नहीं है दोस्तों, यह है आयरन का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। मैग्नेटाइट जो है दोस्तों यह एल्युमिनियम का ना होके आयरन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। फिर कह रहा है कि पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होता है। दोस्तों फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त ना होके सिल्वर ब्रोमाइड प्रयुक्त होता है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त ना होके सिल्वर ब्रोमाइड प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो हमारा सही कौन कौन सा पॉइंट दिया गया है कि पीतल तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है, यह सही है। फिर दिया गया है पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि 1 एवं 3 जो पॉइंट दिया गया है यह सही दिया गया है। ठीक है, 2 और 4 गलत है। मैग्नेटाइट किसका लौह का महत्वपूर्ण अयस्क है और फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त ना होके दोस्तों हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड AgBr प्रयुक्त करते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन बी 1 एवं 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। क्या है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाते हैं दोस्तों हम लोग क्रोमियम को मिलाते हैं। क्या है, हम लोग किसको मिलाते हैं, क्रोमियम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ हम लोग किसको मिलाते हैं दोस्तों, हम लोग मिलाते हैं ऑप्शन बी यानी कि क्रोमियम को। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों हमारा अगला जो नया टॉपिक है वह है अधातुएं। ठीक है, अधातुएं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है पहला प्रश्न। कह रहा कि अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है। कह रहा है कि निम्न अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सो कार्बन्स। ठीक है, क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सो कार्बन्स। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन्स जो दिया गया है यह कार्बन का अपर रूप है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन्स जो दिया गया है यह कार्बन का अपर रूप है, जबकि ऑक्सो कार्बन्स कार्बन का अपर रूप नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखिएगा।
दूसरा नंबर प्रश्न आ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है दोस्तों कि कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है। क्या है? कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है। यह पॉइंट हमारा दोस्तों सही दिया गया है। ठीक है, कि कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण जल कठोर बन जाता है एवं उपयोग योग्य नहीं रहता है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि हीरा तांबा व लोहा से कठोर है। कह रहा है कि हीरा तांबा व लोहा से कठोर है, तो यह भी दोस्तों पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। कह रहा है कि वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। ठीक है, यह सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। यह भी हमारा सही नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है, यह भी हमारा पॉइंट सही नहीं दिया गया है। तो सही पॉइंट देख लेंगे हम लोग। कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता, यह पॉइंट सही दिया गया है। और हीरा दोस्तों तांबा व लोहा से कठोर है, यह भी हमारा पॉइंट सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सही हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 एवं 2 जो पॉइंट दिया गया है यह हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिएगा, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है दोस्तों कि लेड पेंसिल में होता है। क्या है? कह रहा है कि लेड पेंसिल में होता है। तो लेड पेंसिल में क्या होता है दोस्तों, चलिए देख लेंगे। चलिए इसका देखेंगे क्या दिया गया है। लेड पेंसिल में क्या होता है दोस्तों, यहाँ दिया गया है कि लेड पेंसिल में होता है दोस्तों ग्रेफाइट। क्या है? लेड पेंसिल में होता है दोस्तों ग्रेफाइट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा नंबर प्रश्न बढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। क्या है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी लाल फास्फोरस। क्या है? ऑप्शन सी लाल फास्फोरस का दोस्तों उपयोग हम लोग दिया सलाई के निर्माण में करते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों क्या है हमारा पांचवा नंबर प्रश्न? कह रहा है कि रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है। क्या है? रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है। तो सूखी बर्फ है दोस्तों हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हमारा सूखी बर्फ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों छठा नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि शुष्क बर्फ होता है। क्या है? क्या कह रहा है कि शुष्क बर्फ होता है। तो शुष्क बर्फ क्या है दोस्तों, हम लोगों ने पिछले प्रश्न में अभी देखा। शुष्क बर्फ होता है दोस्तों सॉलिड CO2। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हमारा शुष्क बर्फ होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे सातवें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है कि भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है। क्या है? भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 11.11%। ठीक है, 11.11% भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है। क्या है? 11.11%। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा ध्यान से देखिएगा। आठवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग N2O भी कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड हमारा हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि वायुयान के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। क्या है? वायुयान के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नाइट्रोजन। ठीक है, तो वायुयान के टायरों में भरने में हम लोग क्या उपयोग करते हैं दोस्तों? नाइट्रोजन गैस की। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 10वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा 10वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं। क्या है दोस्तों? कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, क्या है? नाइट्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नाइट्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 11वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, क्या सोडियम क्लोराइड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है, चलिए दोस्तों 12वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद रखिएगा आप लोग कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए दोस्तों सुमेल करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर हमारा सुमेल हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से। ब्लीचिंग पाउडर हमारा हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा हमारा क्या होगा, बेकिंग सोडा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर हो जाएगा दोस्तों हमारा, यह हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलिए ध्यान से देखिएगा, फिर से सुमेल करेंगे। कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा दोस्तों हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, फिर देख लेंगे। ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि 3, 1, 2 और 4। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए। 14वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया गया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर दिया गया है सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों वह है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यह सही सुमेलित है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के स्थान पर यदि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी दे तो वह भी ब्लीचिंग पाउडर से सही सुमेल होगा दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होगा, ना कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ना कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसलिए यह गलत सुमेल है। ठीक है दोस्तों, जबकि वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट यह सही सुमेल है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट यह भी हमारा सही सुमेल है। ठीक है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमेल नहीं है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहां आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से सही सुमेल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। वॉशिंग पाउडर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे ध्यान से अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। क्या है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। क्या है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों 16वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हमारा स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, यहाँ जो दिए गए सभी चारों विकल्प हैं दोस्तों, इसको प्रतिदिन हम लोग खाद्य नमक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं दिया गया है दोस्तों। ठीक है, कोई भी ऑप्शन यहाँ सही नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए
बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 16वां नंबर प्रश्न यह था हमारा। चलिए बढ़ेंगे हम 17वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। तो यह हो जाएगा दोस्तों हमारा कोबाल्ट ऑक्साइड। क्या है, निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक, कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है कोबाल्ट ऑक्साइड। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। क्या अगला जो है दोस्तों हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है कार्बनिक रसायन। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। क्या है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल्य तत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि जो सभी जैव यौगिक हैं उनका अनिवार्य मूल्य तत्व है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, यानी कि कार्बन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप लोग। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इथेफॉन। क्या है, इथेफॉन रसायन का उपयोग दोस्तों कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इथेफॉन। क्या है, इथेफॉन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इथेफॉन को हम लोग फल पकाने में सहायता करता है, या हमारा इथेफॉन जो है या हमारा रसायन जो है फल पकाने में सहायता करता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एथिलीन। ठीक, क्या है, सही आंसर हो जाएगा एथिलीन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है। तो यह है ऑप्शन डी, यानी कि एथिलीन। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है पहला क्या दिया गया है, चलिए ध्यान से देखिएगा। फुलेरिन्स दिया गया है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। शुष्क बर्फ दिया गया है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। किरेटिन दिया गया है मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन। मस्टर्ड गैस क्या दिया गया है, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। ठीक है, तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों वह है हमारा फुलेरिन्स। ठीक है, फुलेरिन्स जो दिया गया है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, यह गलत है। फुलेरिन्स हमारा दोस्तों यह कार्बन परिवार का अपर रूप है। क्या है, फुलेरिन्स जो है यह हमारा कार्बन परिवार का अपर रूप है, जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संगठित रहते हैं। इसे C60 से दोस्तों हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, फुलेरिन्स क्या है, यह कार्बन परिवार का दोस्तों अपर रूप है, जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संगठित रहते हैं। इसे C60 से व्यक्त किया जाता है। तो हमारा सही सुमेल नहीं होगा दोस्तों, वह है फुलेरिन्स फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है, बाकी सही सुमेल हैं। शुष्क बर्फ हमारा हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। किरेटिन हो जाएगा मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन। मस्टर्ड गैस हो जाएगा दोस्तों रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। जो नहीं सुमेलित है वह है फुलेरिन्स, जिसको हम लोगों ने क्या देखा, फुलेरिन्स है दोस्तों यह कार्बन परिवार का एक अपर रूप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संगठित रहते हैं, और इसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, C60 से। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लिसरॉल। क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्लिसरॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक है। निम्नांकित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। निम्नांकित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो निम्नांकित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि नाइलॉन। निम्नांकित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि नाइलॉन। ठीक है, निम्नांकित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नाइलॉन। निम्नांकित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नाइलॉन। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है।
कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि पॉलीएमाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉलीएमाइड। ठीक है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो यह है हमारा पॉलीएमाइड। ठीक है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड। ठीक है दोस्तों, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पॉलीएमाइड हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है ऑप्शन, जो हमारा प्रश्न नंबर 8वां है, यह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि टेफ्लॉन तथा डेक्रान बहुलक हैं। क्या है, टेफ्लॉन तथा डेक्रान जो हैं यह बहुलक हैं। फिर कह रहा है कि नियोप्रीन जो है यह संश्लेषित रबर है। फिर कह रहा है कि पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। क्या है, पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। और चौथा है प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। क्या है, जो प्राकृतिक रबर है यह हमारा क्या है, क्लोरोप्रीन है। चलिए देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन सही दिए गए हैं इसमें। चलिए, जो हमारा पहला पॉइंट है कि टेफ्लॉन तथा डेक्रान बहुलक हैं। ठीक है, यह पॉइंट हमारा सही है। टेफ्लॉन तथा डेक्रान बहुलक हैं, यह पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि नियोप्रीन जो है यह संश्लेषित रबर है, यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, फिर तीसरा जो हमारा पॉइंट है यह दिया गया है कि पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, यह भी हमारा सही पॉइंट है। लेकिन प्राकृतिक रबर जो दिया गया है कि क्लोरोप्रीन है, यह गलत है। ठीक है दोस्तों, जो दिया गया है कि प्राकृतिक रबर हमारा क्लोरोप्रीन है, यह गलत दिया गया है। प्राकृतिक रबर दोस्तों आइसोप्रीन का बहुलक है, यह क्लोरोप्रीन ना होके आइसोप्रीन होगा। चलिए फिर देख लेंगे, टेफ्लॉन तथा डेक्रान बहुलक हैं। ठीक है दोस्तों, सही है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, यह भी सही दिया गया है। लेकिन प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, यह गलत दिया गया है। प्राकृतिक रबर दोस्तों आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट हमारा गलत है। बाकी तीनों पॉइंट जो दिए गए हैं 1, 2 एवं 3 यह सही दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों हम लोग सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन को जैव निम्नीकृत के अंतर्गत घोषित कर सकते हैं, लेकिन पीवीसी जो है यह जैव निम्नीकृत नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। तो हम लोग सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन को जैव निम्नीकृत कर सकते हैं, लेकिन पीवीसी को हम लोग जैव निम्नीकृत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सेलुलोज, प्रोटीन, स्टार्च बायोडिग्रेडेबल है, जबकि पीवीसी हमारा बायोडिग्रेडेबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि पीवीसी को हम लोग जैव निम्नीकृत नहीं कर सकते। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। क्या है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोग्राफी में हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। क्या है, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 11वें नंबर प्रश्न की तरफ। 11वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। क्या है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म दोस्तों हमारा यह है विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग हम लोग दोस्तों सूक्ष्म जीवरोधी और कीटनाशी आदि के रूप में करते हैं, जबकि ट्राईनाइट्रोटॉलुइन यानी कि टीएनटी, ट्राईनाइट्रोग्लिसरीन यानी कि टीएनजी, साइक्लोट्राईमेथिलीन, ट्राईनाइट्रेमीन यह सारे दोस्तों हमारे विस्फोटक हैं। ठीक है, ट्राईनाइट्रोटॉलुइन टीएनटी यह भी विस्फोटक है, ट्राईनाइट्रोग्लिसरीन यह भी विस्फोटक है, साइक्लोट्राईमेथिलीन, ट्राईनाइट्रेमीन यह भी जिसको हम लोग आरडीएक्स कहते हैं यह भी हमारा विस्फोटक है, जबकि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म हमारा विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग दोस्तों हम लोग सूक्ष्म जीवरोधी और कीटनाशी आदि के रूप में करते हैं। चलिए बढ़ेंगे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे 12वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है, बायोगैस में मुख्यतः होती है। कह रहा है कि बायोगैस में मुख्यतः होती है। तो बायोगैस में मुख्यतः दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होती है। क्या है,
जो हमारा बायोगैस में है वह है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन मुख्यतः पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? CO2 एवं CH4 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? 13वां नंबर प्रश्न है कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? क्या है? एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किण्वन। ठीक है, क्या है? किण्वन। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन ए किण्वन। ठीक है, किण्वन होगा इसका सही आंसर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा 14वां नंबर प्रश्न? कह रहा है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः क्या होता है? ठीक है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः क्या होता है? तो यह होता है दोस्तों ब्यूटेन। ठीक है, क्या होता है? ब्यूटेन होता है दोस्तों। ठीक है, ब्यूटेन होता है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेंगे कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः क्या होता है दोस्तों? तो यह होता है ब्यूटेन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 15वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। ठीक है, क्या है? सोडियम बेंजोएट को दोस्तों हम लोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा 16वां नंबर प्रश्न? ध्यान से देखेंगे। चलिए दोस्तों, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट। रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, सही आंसर सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम लोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए करते हैं। चलिए 17वां नंबर प्रश्न है कि आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए नाइट्रोजन वातावरण में। क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन वातावरण में। क्या है? आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो 18वां नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या है? लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यूजेनाल। ठीक है, क्या है? यूजेनाल। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा यूजेनॉल। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा 19वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इधर देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। 19वां नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है दोस्तों। यहाँ हम लोग सही सुमेलन देख लेंगे। इसका क्या है? सही सुमेलन क्रम इस प्रकार है दोस्तों। देखेंगे एसीटोन का प्रयोग हम लोग नाखून पालिश अपसारक के रूप में करते हैं। ठीक है, एसीटोन का प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? नाखून पालिश अपसारक के रूप में। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग हम लोग करते हैं दोस्तों अग्निशामक के रूप में। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग अग्निशामक के रूप में। जबकि हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग घावों की मरहम पट्टी। क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग हम लोग घावों की मरहम पट्टी। द्रव अमोनिया का हम लोग प्रयोग प्रशीतक के रूप में करते हैं। फिर से ध्यान से देखिएगा। इसका सही आंसर हम लोग मार्क करेंगे दोस्तों, वह है ऑप्शन सी। ठीक है, सही आंसर हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन सी। यहाँ देखिएगा एसीटोन है नाखून पालिश अपसारक के रूप में। क्या है? एसीटोन है दोस्तों हमारा नाखून पालिश अपसारक के रूप में। कार्बन टेट्राक्लोराइड है दोस्तों अग्निशामक के रूप में। कार्बन टेट्राक्लोराइड है अग्निशामक के रूप में। हाइड्रोजन परऑक्साइड है घावों की मरहम पट्टी के रूप में। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड घावों की मरहम पट्टी। द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में। एसीटोन नाखून पालिश अपसारक, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, हाइड्रोजन परऑक्साइड घावों की मरहम पट्टी, द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि ह्यूमस, जो ह्यूमस है यह हमारा उदाहरण है। क्या है? ह्यूमस हमारा उदाहरण है दोस्तों जैविक कोलाइड का। क्या है? ह्यूमस हमारा उदाहरण है जैविक कोलाइड का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि लाल स्याही बनाई जाती है। क्या है? लाल स्याही बनाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि इयोसीन से। लाल स्याही किससे बनाई जाती है? ऑप्शन डी यानी कि इयोसीन से। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? कह रहा है कि पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एथिलीन गैस का प्रयोग दोस्तों हम लोग पॉलीथीन बनाने में करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए
चलिए दोस्तों, अब हमारा शुरू होता है दोस्तों विविध या मिसलेनियस का जो पार्ट है, नया टॉपिक वह स्टार्ट होता है। ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। क्या है? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का मुख्य स्रोत है प्रदूषक का। ठीक है, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? दूसरा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। क्या है? कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि सल्फर। ठीक है, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सल्फर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न? कह रहा है कि निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म है जो गोताखोरों को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। कह रहा है क्या प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण जो है वह गोताखोर दोस्तों सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता? तो ऑक्सीजन और हीलियम। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चौथे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्या है चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों? कह रहा है कि निम्नलिखित अम्लों में से क्या है? निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 का प्रयोग हम लोग दोस्तों कार बैटरियों में करते हैं। ठीक है, इस अम्ल का प्रयोग हम लोग कार बैटरियों में करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा पांचवा नंबर प्रश्न? कह रहा है कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। कह रहा है कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आसवन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आसवन। ठीक है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आसवन। जबकि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए दोस्तों ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण यह दोनों विधियां उपयोगी हैं, जबकि आसवन हमारा सही नहीं है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए जो उपयोगी नहीं है वह है हमारा ऑप्शन ए आसवन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है कि जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को कहते हैं। क्या है? जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को कहते हैं दोस्तों ऑप्शन ए बियर कहते हैं। ठीक है, क्या है? जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को कहते हैं ऑप्शन ए बियर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने केमिस्ट्री का पूरा पार्ट जो दिया गया था इस पुस्तक में सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, यदि दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।